गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सॉलिड स्टेट है। और सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। और इसका अगर हम लोग देखा जाए वेटेज के बारे में तो लगभग अगर देखा जाए तो 3 to 4 मार्क्स का होता है। तो 3 to 4 मार्क्स का इसका वेटेज है एज पर 12th बोर्ड के हिसाब से। और उसके बाद हम लोग देखा जाए तो फिर सॉलिड स्टेट अगर देखें तो सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इन 11th स्टैंडर्ड के अंदर। तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर एक चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हम लोग जो टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं वो है मैटर। मैटर के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है और उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैटर के बारे में कि मैटर होता क्या है। मैटर इज एनी सब्सटेंस विच हैज डेफिनेट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर जो है ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसके पास एक पर्टिकुलर क्या हो, एक मास हो और वो यूनिवर्स का एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये मार्कर है, तो ये मार्कर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक मास है और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसकी वजह से इस मार्कर को भी हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो ये है मैटर का डेफिनेशन कि मैंने जैसा बताया कि मैटर इज एनी सब्सटेंस विच हैज डेफिनेट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे वो किसके बेसिस पे रहेगा, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे कि मैटर को क्लासिफाई कर देंगे 3 पार्ट में। कोई भी मैटर का 3 फिजिकल स्टेट हो सकता है। इट मे बी, सबसे पहला अगर देखा जाए वो होगा सॉलिड स्टेट। दूसरा जो स्टेट होगा वो आप सबको पता है लिक्विड स्टेट। एंड जो थर्ड पार्ट है वो है गैसियस स्टेट। अब लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में बात करें तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर। तो ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। तो ये 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। इसके लिए हम लोग लिक्विड और गैसियस स्टेट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है सॉलिड स्टेट। तो हम लोग का जो मेन फोकस रहेगा वो सॉलिड स्टेट के ऊपर रहेगा। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग पूरा सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द सॉलिड, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, what are the classification of solid and what are the structures। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कैसे सॉलिड बनता है, सॉलिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग को इस चैप्टर के अंदर डिटेल स्टडी करना है। तो ये हम लोगों ने जैसे कि मैंने बताया कि मैटर के 3 क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉलिड स्टेट की ओर कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड किसको बोलते हैं, तो वो देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉलिड किसको बोलते हैं, डेफिनेशन के बारे में। तो सॉलिड अगर देखा जाए एनी मैटर विच हैज डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट बोलेंगे। तो देखा जाए अगर डेफिनेशन के बारे में, एनी मैटर हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास वॉल्यूम डेफिनेट हो और शेप भी उसका डेफिनेट हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे सॉलिड स्टेट।
तो ये है डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। बेसिक सा डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है कि एनी मैटर विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप इज नोन एज सॉलिड स्टेट। तो ये मैंने बात किया किसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में। देन वी मूव फर्दर। अब हम लोग देखते हैं कि सॉलिड स्टेट की खासियत क्या होती है, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जो बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट मैंने बताया कि हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैक्सिमम देखा गया है कि हर 1-2 साल के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के लिए। और इसके अंदर आपको 4 पॉइंट लिखना रहता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, मतलब किसी भी सॉलिड की क्या खासियत होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट है हमको याद रखना है कि सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये आपको सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है कि कोई भी सॉलिड के अंदर उसका सबसे पहला जो पॉइंट है उसका शेप जो होगा वो डेफिनेट होगा और वॉल्यूम भी क्या रहेगा, डेफिनेट होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करेंगे, वो ये है कि दे हैव डेफिनेट मास। तो उनके मास भी जो रहता है वो डेफिनेट होता है, वो kभी भी चेंजेस नहीं होंगे। मतलब जो मास होगा किसी भी सॉलिड का वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। इसके लिए जो सेकंड प्रॉपर्टी है, दे हैव डेफिनेट मास। तो देखो अगर देखा जाए तो मास भी डेफिनेट है, वॉल्यूम भी डेफिनेट है, इसके लिए डेंसिटी भी क्या होगा, डेफिनेट होगा। तो जो थर्ड पॉइंट है, दे हैव डेफिनेट डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है कि डेंसिटी क्या होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास भी डेफिनेट है, वॉल्यूम भी डेफिनेट है, इसके लिए डेंसिटी भी क्या होगा, डेफिनेट होगा। और यहीं पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट के साथ में, मतलब कंपैरिजन करेंगे। जब कंपैरिजन किया जाता है, जो डेंसिटी होता है सॉलिड स्टेट का वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। तो यहीं पर हम लोग पॉइंट मेंशन करते चलेंगे कि सॉलिड स्टेट हैज ग्रेटर डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि हमेशा सॉलिड स्टेट का जो डेंसिटी होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो ये 3 क्लासेस, मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो सबसे पहला डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, दूसरा डेफिनेट मास, तीसरा डेफिनेट डेंसिटी। देन वी मूव फर्दर टू फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब सॉलिड स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि कोई भी मैटर अगर हम लोग देखा जाए, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, तो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है कि मैटर बनता है। तो यहां पे अगर सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं
तो यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे किसी भी सॉलिड के अंदर, वो तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो एटम्स हो सकता है, दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है, और तीसरा आयंस हो सकते हैं। तो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस ये सब कंबाइन होके क्या बनते हैं, कोई भी सॉलिड बनता है। तो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट के बारे में बात करें सॉलिड के अंदर, तो वो क्या होता है भाई, हाईली फिक्स होता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अगर हम लोग बात करें, ये मान लेता हूं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये भी दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, और ये तीसरा है। ऐसे ही यहां पे जो अरेंजमेंट होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, यहां पे मैंने थोड़ा बहुत स्पेस बताया है, बट अगर हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर हम लोग सॉलिड स्टेट का देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अब यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में मैंने डिस्टेंस दिखाया है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम लोग IMD भी बोलेंगे। और इसका अगर हम लोग देखा जाए तो इसको हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोला जाएगा इसको। तो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब IMD की बात करें तो सॉलिड स्टेट के अंदर IMD सबसे कम होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट के अंदर अगर IMD की बात करें, मतलब IMD मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, IMD इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट बहुत ही कम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इस नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल और कभी कभी क्या होता है भाई, नील होता है, मतलब होता ही नहीं है। IMD इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट क्या होता है, इस नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू, और बोला जाए तो IMD अगर कम है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है तो उस टाइम जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि हमेशा हमको पता है कि IMD और IMF के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो ये मैंने बताया कि कौन सा, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने बताया। तो ये 4 हो गए, 5 हो गए, फिर देन और भी हैं बहुत सारे पॉइंट्स जो उसको भी डिस्कस करते चलना है अपने को। ओके, तो जैसे मैंने फिफ्थ पॉइंट में मैंने बताया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, इज मोर स्ट्रांग एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। इसका मेन रीजन यही है कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली अटैच होते हैं, जबकि लिक्विड में क्या होता है कि थोड़ा डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, और गैसियस स्टेट के अंदर दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब अगर IMD बढ़ रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो इसी की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर देखा जाए, जैसे ये हमारे पास 3 क्यूब लिया है मैंने, यहां पे मैंने सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे लिक्विड है और यहां पे गैस है। अब सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो टाइटली अटैच होंगे, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो आईएमडी होगा वो बहुत कम होगा। अगर आईएमडी कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा होगा। लिक्विड में देखा जाए तो यहां पे आईएमडी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है। जब आईएमडी बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब गैसेस की बात करा जाए तो यहां पे आईएमडी कुछ ज्यादा ही होता है, अगर एक मॉलिक्यूल इधर है तो दूसरा मॉलिक्यूल इधर होगा, तो यहां पे जो आईएमडी है वो बहुत ज्यादा है। तो आईएमडी अगर बढ़ेगा तो आईएमएफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही रीजन है जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो आईएमएफ होता है वो हमेशा सॉलिड के अंदर हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है देन लिक्विड के अंदर, सबसे ज्यादा सॉलिड देन लिक्विड देन गैस। ये था आईएमएफ के बारे में। और अगर हम लोग आईएमडी के बारे में बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो गैस में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा और उसके बाद जो सबसे कम होगा सॉलिड में। तो ये 5th कैरेक्टरिस्टिक्स था और इसके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा बनता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है कि सॉलिड स्टेट में कम होगा और गैस में हमेशा ज्यादा होगा। तो ये 5th कैरेक्टरिस्टिक्स था। उसके बाद जो 6th कैरेक्टरिस्टिक्स है वो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए, अगर देखो ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है, यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत नजदीक हैं, मतलब यहां पे जो आईएमडी है वो बहुत कम है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो इसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा। अगर डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो इसको मेल्ट होने के लिए ज्यादा टाइम, मतलब ज्यादा हीट लगेगा, क्योंकि बॉन्ड जितना स्ट्रांग रहेगा एनर्जी अपने को उतनी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इसी की वजह से क्या होता है कि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। इसके लिए हम लोग जो लास्ट जो 6th वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग ये बोलते हैं कि सॉलिड स्टेट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 6th कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया। अब जो बचा है, सिर्फ 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स बचा है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो आईएमएफ और आईएमडी के ऊपर बेस्ड है। तो एक पॉइंट तो हम लोग को क्लियर है कि सॉलिड स्टेट के अंदर आईएमडी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसके लिए जो मूवमेंट होता है, अगर हम लोग देखा जाए, जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंप्रेसिबल के ऊपर बात करेंगे। सॉलिड स्टेट के अंदर देखा जाए तो जो आईएमडी होता है वो बहुत कम होता है। जब डिस्टेंस ही कम होगा दोनों के बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, तो एक कंप्रेशन का जो प्रॉपर्टी होगा वो बहुत कम होगा। इसके लिए सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड आर
इनकंप्रेसिबल इन नेचर, इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, तो दे आर इनकंप्रेसिबल इन नेचर। जबकि देखा जाए गैस को अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और लिक्विड को अगर हम लोग कंप्रेस करते हैं वो सॉलिड में कंप्रेस होता है। बट सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। देन जो 8th पॉइंट है दैट इज मूवमेंट, डिफ्यूजिबल प्रॉपर्टी। क्या सॉलिड डिफ्यूज हो सकते हैं? सॉलिड का डिफ्यूजन हम लोग नहीं कर सकते। जैसे अगर देखा जाए गैसेस का डिफ्यूजन हो सकता है, लिक्विड का भी डिफ्यूजन हो सकता है, बट सॉलिड का डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सॉलिड कभी कभी ऐसा होता है कि सॉलिड भी डिफ्यूजिबल प्रॉपर्टी शो करता है बट बहुत कम करता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। तो इसके लिए अगर हम लोग देखा जाए डिफ्यूजिबल प्रॉपर्टी के बारे में, तो सॉलिड में और may not show any kind of diffusion, मतलब ये डिफ्यूजन प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं क्योंकि यहां पे IMD जो होता है बहुत ज्यादा होता है, IMD जो होता है बहुत कम होता है, सॉरी। इसकी वजह से क्या होता है कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजिबल प्रॉपर्टी शो नहीं होता है, जबकि गैसेस और लिक्विड के अंदर डिफ्यूजिबल प्रॉपर्टी शो होता है। तो दिस ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो एक बार हम लोग वापस से रिवीजन करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बताया कि सबसे पहला मैंने बताया कि व्हाट इज मैटर, मैटर के बाद में मैंने बताया कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात किया। देन हम लोगों ने देखा कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। सॉलिड स्टेट के बाद हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ये बताया कि सॉलिड हैज अ डेफिनेट मास, सॉलिड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। मास वॉल्यूम दोनों के दोनों क्या है भाई, डेफिनेट है, इसके लिए डेंसिटी भी क्या होगा, डेफिनेट होगा। तो यहीं पे एक पॉइंट मैंने ये भी बताया कि डेंसिटी जो होता है सॉलिड का हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। इसी की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, बहुत नजदीक होते हैं, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम रहेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये इसके लिए मैंने बताया कि सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। उसके बाद मैंने बताया कि सॉलिड के अंदर सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। उसके बाद मैंने लास्ट जो 2 पॉइंट वो मैंने बताया कि सॉलिड दे आर इनकंप्रेसिबल इन नेचर, इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है और नेग्लिजिबल होता है। और उसके बाद मैंने बताया कि सॉलिड में और मे नॉट शो एनी काइंड ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, बहुत टाइटली अटैच होते हैं, इसके वजह से डिफ्यूजन शो नहीं करते। तो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ये इसके ऊपर जो मैंने 8 पॉइंट बताया है, इस 8 पॉइंट से आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट तो याद होना चाहिए। फॉर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। तो ये मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अब आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट करने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के क्लासिफिकेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशंस। सॉलिड का क्लासिफिकेशंस वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग को पूरा सॉलिड के बारे में ही बात करना है। तो ये हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी देखो, जब कभी भी हम लोग कोई भी किसी भी चीज को अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका एक बेसिस होता है, जिस बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिस है वो है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा हुआ है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि सॉलिड स्टेट को क्लासिफाई करेंगे। अब जो क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, यहां पे जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं
इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्लासिफिकेशन का जो क्लासिफिकेशंस हैं वो सॉलिड स्टेट का वो कितने टाइप्स के हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी अगर सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट का दो ही क्लासिफिकेशन है, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो सेकंड सॉलिड है वो है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट का दो ही क्लासिफिकेशन है जो आपको याद रखना है, सबसे पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों की बात करें दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और ऐसा देखा गया है कि हर साल एक क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर 2 मार्क्स। अगर ये नहीं आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है भाई जो आईएमपी क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। इस साल भी क्वेश्चन आया था, शायद अगले साल भी आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग अच्छे से और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द, अभी हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग एमॉर्फस सॉलिड पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, इसका डेफिनेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर 1 मार्क्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है कि द सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट रेगुलर पैटर्न। ऐसे सॉलिड जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, रेगुलर इंटरवल और रेगुलर अरेंजमेंट के ऊपर क्या होंगे, अरेंज होंगे, ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम लोग बात करते हैं कि एनी सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने पहले ही बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और कभी कभी आयंस भी हो सकते हैं। तो एनी सॉलिड इन विच constituent particles like atoms, molecules and ions are arranged in definite regular pattern. तो ये चीजें आपको याद रखना है कि डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एनी सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट रेगुलर पैटर्न, ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो क्या होगा, एक रेगुलर पैटर्न में होगा जो बार बार क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। देन हम लोग बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, यहां पे जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज का होता है। अगर यहां पे अगर अरेंजमेंट देखा जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो क्या होता है भाई, लॉन्ग रेंज का होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पे देखते हैं कि ये पार्टिकल है, ये एक स्ट्रक्चर है सॉलिड का जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखो डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न में क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। एक पार्टिकल है, ये देखो ये सेम पार्टिकल है, मान लेता हूं ये पार्टिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसका नाम ए है। सेम ए मॉलिक्यूल बार बार क्या हो रहा है कि एक कंटिन्यूस इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सेम अगर मैं बात कर रहा हूं ये मॉलिक्यूल है बी,
ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी क्या हो रहा है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज का होता है। तो इसके लिए यहां पे जो अगर देखा जाए सेकेंड पॉइंट, द अरेंजमेंट दे हैव लॉन्ग रेंज ऑफ अरेंजमेंट। तो ये याद रखो कि इनके पास जो अरेंजमेंट होता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो क्या होते हैं भाई, बहुत लॉन्ग रेंज का होता है। तो ये आपको सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन में। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो हम लोग को बात करना है। थर्ड पॉइंट में ये आएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। और जिसको हम लोग देखा जाए तो जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम लोग देखा जाए NaCl है, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है 120। अगर मैं एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई सॉलिड है लाइक NaCl का अगर मैं बात कर रहे हैं अगर मेल्टिंग पॉइंट 120 है तो जैसे ही टेम्परेचर 120 पे आएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सॉलिड स्टेट मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आता है। देन द फोर्थ पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये ट्रू सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर जनरली ट्रू सॉलिड होते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो ये होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डेफिनेट होता है, इसके लिए जो हीट ऑफ फ्यूजन होगा वो भी क्या रहेगा, डेफिनेट होगा। तो ये आपको याद रखना है कि दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये कितना पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट हो चुका है, क्योंकि दो पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये थर्ड वन, दिस वन इज अ फोर्थ वन, दिस वन इज अ फिफ्थ वन। और अभी इसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अनआइसोट्रॉपिक। और ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं कि व्हाट इज आइसोट्रॉपिक, व्हाट इज अनआइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या हो जाता है, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी on changing in or changing on different direction। बोलने का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे तो यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं अनआइसोट्रॉपिक। एग्जाम्पल अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें वो है फिजिकल कांस्टेंट लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यूज होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो होता है जनरली किसके अंदर पाया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पाया जाता है। और व्हाट आर द एग्जांपल्स अगर हम लोग देखा जाए,
एग्जाम्पल्स के अंदर क्या आ सकते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, मेटल्स लाइक कॉपर, मेटल्स लाइक अगर हम लोग देखा जाए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे जो होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। तो ये मैंने बेसिकली अगर हम लोग बात की है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, तो मैंने ऐसा बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन, देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है किसके अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। देन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट सॉलिड है दैट इज एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड के बारे में बात करेंगे। तो ओके, सो नेक्स्ट टाइप जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि सॉलिड स्टेट का जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड के बारे में भी देख लेते हैं सेकंड टाइप का, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो जब कभी भी देखो, जब कभी भी हम लोग दो सॉलिड पढ़ते हैं, जब कभी भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे इन बिटवीन एनी टू थिंग्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि कंपैरिजन करना। तो यहां पे हम लोग कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है भाई, डेफिनेट और रेगुलर होता है, जबकि यहां पे क्या होगा भाई, इनडेफिनेट होगा, मतलब रैंडम टाइप के अरेंजमेंट होंगे। तो यहां पे जो बेसिक डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन क्या होगा यहां पे कि यहां पे द सॉलिड इन विच constituent पार्टिकल वापस से वही होने वाले हैं। लाइक मैंने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और क्या हो सकते हैं, आयंस। तो यहां पे द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन रैंडम पैटर्न, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, एमोर्फस सॉलिड के बारे में बात करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट था वो कैसा था, डेफिनेट रेगुलर पैटर्न में था, जबकि एमोर्फस सॉलिड के अंदर जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है वो कैसा है, रैंडम है। और मैंने वहां पे बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज का होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड के अंदर जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है वो शॉर्ट रेंज का होता है। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो एमोर्फस सॉलिड का वो ये है कि यहां पे जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट वो क्या होता है, बहुत शॉर्ट रेंज का होता है। तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ये याद रखो कि शॉर्ट होता है, मतलब शॉर्ट रेंज का होता है। देन थर्ड जो पॉइंट है, एमोर्फस सॉलिड की खासियत होती है ये मूवमेंट शो करती है, मतलब ये फ्लो हो सकता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता। अब फ्लो कैसे होगा कि जैसे ही हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, जबकि अगर हम लोग देखा जाए एमोर्फस सॉलिड, तो जैसे ही एमोर्फस सॉलिड को मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर सॉफ्ट होने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड में एक बार कन्वर्ट हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये फ्लो होता है इसी के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। एमोर्फस सॉलिड हमेशा याद रखो कि इसको दे ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब ट्रू सॉलिड नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो था वो ट्रू सॉलिड था क्योंकि वो फ्लो नहीं हो रहा था, जबकि ये क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्यूडो सॉलिड। और इसका दूसरा और भी एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड
लिक्विड। तो ये याद रखो, ये हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं एमोर्फस सॉलिड को हीट करूंगा, जैसे ही मैंने हीट सप्लाई किया तो ये जो एमोर्फस सॉलिड होगा वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे ही सॉफ्ट होगा तो ये क्या स्टार्ट करेगा, फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो कभी भी फ्लो नहीं होता, बट ये फ्लो हो रहा है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड और फॉल सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये आपको याद रखना है। अब इनके पास, क्योंकि ये फॉल सॉलिड है, इसके लिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प नहीं होगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो कैसा रहेगा, एक रेंज में आएगा। तो याद रखो, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट और डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या था भाई, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट था, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही क्या करेंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो रहा है, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो किसमें आएगा, मेल्टिंग पॉइंट आर इन रेंज। तो एक सर्टेन रेंज होगा, उस रेंज के अंदर क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट आएगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, एमोर्फस सॉलिड, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पे जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, ये लास्ट पॉइंट था। एंड सबसे लास्ट में जो एग्जाम्पल आता है वो ये होता है, एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक पहले क्या दिखता है भाई, सॉलिड की जैसे दिखता है, बट जैसे ही उसको हीट करोगे वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। देन सॉफ्ट के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। एक बार लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो क्या स्टार्ट कर देगा, फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। प्लास्टिक के बाद जो सेकंड आता है वो होता है ग्लास। ग्लास आपको पता ही होगा, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, उसको भी जैसे ही हम लोग हीट करेंगे वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, देन लिक्विड में आ जाएगा। एंड ग्लास के बाद और जो एक एक्स्ट्रा है वो ये है कि प्लास्टिक, ग्लास और सबसे इंपॉर्टेंट रबर। तो प्लास्टिक, ग्लास और रबर ये सारे क्या हैं भाई, एग्जाम्पल्स हैं किसके, एमोर्फस सॉलिड के अंदर। तो ये सारे मैंने बताया कि कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखना है। देखो एमोर्फस सॉलिड में पहला डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है भाई, शॉर्ट रेंज का होता है। द ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। उसके बाद मैंने बताया कि दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट किसमें होगा, रेंज में आएगा। देन उसके बाद मैंने बताया कि दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड द लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया वो क्या है, एग्जाम्पल्स जो है वो है प्लास्टिक, ग्लास एंड रबर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहां पे, दे सो आइसोट्रॉपिक, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब कभी भी हम लोग एमोर्फस सॉलिड के ऊपर बात करते हैं। अब मैंने बताया कि आइसोट्रॉपिक क्या होता है, कि जब कभी भी हम लोग अलग अलग डायरेक्शन की ओर फ्लो करेंगे तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कहां चेंज होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। जबकि एमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स होता है। आप कोई भी डायरेक्शन में जाओ, जो फिजिकल कांस्टेंट होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, फिक्स होंगे। लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो याद रखो कि आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम when we move in different direction। तो याद रखो कि आइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स होगा। अब डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जाओ
आपका जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश कैरेक्टर फ्रॉम क्रिस्टलाइन सॉलिड।